हाय एवरीवन। आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज और उसमें पहला टॉपिक है 50 इयर्स ऑफ द माइक्रो फाइनेंस। इसमें आज हम ये जानेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है और माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, इसके इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया में। ओके। और अभी करंट में इंडिया में क्या चैलेंजेस हैं, इसने इंडिया में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया और इन चैलेंजेस को, जो चैलेंजेस इंडिया में अभी फेस किए जा रहे हैं, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात तो ये है कि माइक्रो फाइनेंस का ये जो टॉपिक है आज न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो सेवा बैंक 1974 में स्टार्ट हुआ था गुजरात में, उसको 50 साल हो गए हैं और इसने अपने इस 50 इयर्स में माइक्रो फाइनेंशियल एरियाज़ में इंक्लूज़न और पॉवर्टी एलिवेशन में बहुत ही की रोल प्ले किया हुआ है। ओके। एंड देन अगर ये समझे कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है? बेसिकली जो माइक्रो फाइनेंस होता है, उसमें जो टारगेट ग्रुप होता है, वो बेसिकली होता है लो इनकम हाउसहोल्ड एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्योंकि क्या होता है ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में लो इनकम हाउसहोल्ड या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेस के पास कोलेट्रल नहीं होता है, तो कोलेट्रल नहीं होने के कारण ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में उनको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और प्रॉब्लम ये हो जाता है कि क्योंकि उनके पास अदर लोन की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेरीज बहुत ज़्यादा रहती है या डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो इसको लो प्रॉफिटेबल समझ के इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, जिस कारण से जो इस एरियाज़ में जो पोटेंशियल रहता है माइक्रो फाइनेंस वाले एरियाज़ में या माइक्रो एंटरप्राइजेज़ में या स्मॉल एंटरप्राइजेज़ में जो पोटेंशियल रहता है वो अनटैप्ड रह जाता है। इस कारण से गवर्नमेंट इस एरियाज़ में इसमें वर्क किया और यहाँ पे क्रेडिट की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की, ताकि जो वहाँ पे अनटैप्ड है, जो ग्रोथ की पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। इसलिए माइक्रो फाइनेंस इकोनॉमिक एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर इसकी शुरुआत की बात करूँ, तो वो की थी मोहम्मद यूनुस ने, नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड थे। ओके। इन्होंने ग्रामीण बैंक खोला था बांग्लादेश में 1976 में। और तो एक चीज़ और ये भी है कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं, वैसे ही माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी अपने जो कस्टमर्स रहते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लाइक वो क्रेडिट भी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं, सेविंग में इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओके, इंश्योरेंस भी मिलता है उनको और फाइनेंशियल लिटरेसी कि हाँ, कब, कैसे, किस तरीके से आपको जो क्रेडिट मिला हुआ है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हुए। तो अगर इस पे इवोल्यूशन देखा जाए, तो इस इवोल्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला था ट्रेडिशनल एरा। ट्रेडिशनल एरा 1974 से स्टार्ट होता है, जहाँ पर सेवा बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुए। ओके। एंड देन गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट लिया गया 1975 में आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ओके। इसको एस्टेब्लिश किया गया ताकि रूरल एरियाज में जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है माइक्रो लेवल पे, उसको बढ़ाया जा सके। ये इनिशियल लेवल था। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एज़ यू नो, 1981 के बाद हम थोड़ा-सा लिबरलाइज़ हो रहे थे धीरे-धीरे, नॉट डायरेक्टली। 1991 के क्राइसिस के बाद तो हम प्रॉपर्ली लिबरलाइज़ हो रहे थे। इसलिए 1981 टू 1991 99 के एरा को इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एरा बोला जा रहा है। ओके, उसमें एसएचजी, बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ द नबार्ड। ओके। नबार्ड के उसमें ये किया गया और ये ट्रेमेंडस यानी रोल इसने प्ले किया, यानी कि यहाँ पे वुमेन्स का एसएचजी में जो वुमेन्स का एक ग्रुप बनाया जाता है लोकल लेवल पे या विलेज लेवल पे, जो वुमेन्स रहती हैं उनके ग्रुप बनाया जाता है, उनको बैंक लिंकेज किया जाता है, एक लीडर चूज किया जाता है और वो कोलेक्टिवली अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, या हमें कपड़े बनाने हैं या साड़ी बनानी है, और उसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन शुरू करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं और अपने घर और अपनी फैमिली और अपने बिज़नेस को इस तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यानी इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू में और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हुए, जो हम आगे बात भी करेंगे। ओके, उसके बाद थर्ड एरा आया ट्रांसफॉर्मेशन एरा। ट्रांसफॉर्मेशन एराज़ में अभी तक गवर्नमेंट ही वर्क कर रही थी इसके उसमें। उन्होंने बोला कि अब क्यों ना प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंटर करने दिया जाए। तो एनबीएफसीज़ में यहाँ पे एंटर किया। गवर्नमेंट ने अलाउ किया एनबीएफसीज़ को कि आप एंटर कर सकते हैं। एनबीएफसीज़ माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को यहाँ पे एस्टेब्लिश होने दिया गया। ओके, उसके बाद जो फोर्थ एरा आया, जो अभी तक चल रहा है पोस्ट 2020, टैग ड्रिवन इंक्लूजन, यानी कि अब यूपीआई, आधार पेएबल वैसे वाली फैसिलिटीज़ के थ्रू माइक्रो फाइनेंस को और भी इंटरनल इनसाइड में ऑफ द रूरल एरियाज़ में पेनिट्रेट करने की ट्राई की जा रही है। ओके, दैट्स द 4 एरा ऑफ माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। ओके, देन आया, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या रहा इंडिया में माइक्रो फाइनेंस के। माइक्रो फाइनेंस ने सबसे पहले सिग्निफिकेंस जो रोल प्ले किया, वो किया
पॉवर्टी एलिवेशन में। पॉवर्टी एलिवेशन बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर हम केवल नाबार्ड के एसएचजी प्रोग्राम की बात करें, तो इसने अराउंड 78 पॉइंट करोड़ हाउसहोल्ड से कनेक्ट हुआ। अगर एक हाउसहोल्ड की साइज़ यानी हाउसहोल्ड यानी पर पर्सन ही रहता है, पूरे एक फैमिली में कितने लोग रहते हैं, इसको बताता है हाउसहोल्ड। यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 15 तक भी जा सकते हैं। ओके, तो अगर हाउसहोल्ड की बात करें, तो यहाँ पर अगर एवरेज साइज़ अगर मैं 4 भी मान लेता हूँ कि एक हाउसहोल्ड का एवरेज साइज़ 4 है, ओके, और ये तो 72 करोड़ पॉपुलेशन, 72 करोड़ पॉपुलेशन को एक्चुअली नाबार्ड के एसएचजी प्रोग्राम ने, अगर एवरेज 4 एक हाउसहोल्ड में हम ये माने कि 4 लोग बस रहते हैं, तो अराउंड 70 72 करोड़, ओके, दैट्स अ ह्यूज नंबर। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, कैसे? क्योंकि 88% जो एसएचजी थे, वो वुमेन लीड थे, वुमेन्स उसको लीड कर रही थी। तो जो वुमेन्स के हाथ में पैसा आया, जब वुमेन के हाथ में पैसा आया, तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई और जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई, तो उन्हें अपने हस्बैंड पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़ा। वो अपने डिसीज़न खुद ले सकते थे, अपने बच्चों को किस स्कूल में डालना है, सारी चीज़ें वो कर सकते थे, वो डिपेंडेंट नहीं थे। तो उसने एक सोशल इंक्लूजन और सोशल रिफॉर्म्स में भी बहुत ज़्यादा की रोल प्ले किया। ओके, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ओके, क्योंकि इसने केवल अगर फाइनेंशियल ईयर 24 के डाटा को देखा जाए, तो इसने 140 मिलियंस फैमिली को सर्विस प्रोवाइड की है और एनबीएफसीज़ और अदर इंस्टीट्यूशंस ने अराउंड 7 करोड़ रुपीस उनको और यानी उधार दिए हुए हैं। तो 7 करोड़ रुपीस यानी माइक्रो फाइनेंस के लेवल पे आप देखे जाएँ तो ह्यूज अमाउंट है कि उनकी प्रोडक्ट और उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ करने में। तो उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन कराया, वो उनके क्रेडिट की अवेलेबिलिटी तक में पहुँच पाए उनके उसमें, और उसके साथ-साथ इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। क्योंकि जो एज़ पर द डाटा, जो 46% लोन हैं, वो उन फैमिलीज़ को दिया गया जिनकी मंथली इनकम ₹1000 से कम। ओके, जो कोलेटरल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वो कहीं और से अर्निंग कर सकें, उनको लोन दिया गया और ताकि वो उस लोन को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें और न्यू ग्रोथ की जो पोटेंशियल है, उसको अनटैप किया जा सके। तो इसलिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसने रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ या अर्बन लेवल में अनटैप्ड जो था लोअर इस स्ट्रेटा में जो थे, उसको यूटिलाइज़ करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रोल प्ले किया। लेकिन फिर अभी भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बाकी हैं, तो चैलेंजेस की वन बाय वन बात करते हैं। तो चैलेंजेस में पहली बात है ओवर इंडेबिटनेस। प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि ये कोलेटरल फ्री लोन है, ओके, तो बात ये हो जाती है कि अगर जैसे किसी ने एक माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, अब वो लोन का जो अमाउंट है वो हाई हो गया, बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया इंटरेस्ट मिला के, क्योंकि इंटरेस्ट जो रहता है इसमें अराउंड 12 टू 30% रहता है, वो बहुत ही चैलेंजिंग है, यानी इस पे हम बात करते हैं। तो जब इस पे इनने ये कर दिया कि आप एक ही के ऊपर लोन था और उसने एक ही माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गया। अब क्योंकि इसमें कोलेटरल चाहिए नहीं है, वो पर्सन जिसको लोन चुकाना था, वो 4 अदर इंस्टीट्यूशंस या 3 अदर इंस्टीट्यूशन के पास दिया, इनसे लोन लिया और इसका लोन चुका दिया। ओके, लेकिन वो लोन एक्चुअली जो था, वो वापस तो इकोनॉमी में नहीं गया, क्योंकि वो एक तरीके से एक इंस्टीट्यूशन से दूसरी इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट हुआ। एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो गई। इनके लोन के लिए वो मेबी अदर 3 इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा। ओके, सो ये एक तरीके से एनपीए काइंड ऑफ द ट्रैप क्रिएट कर देता है। ओके, सो ये नेगेटिव चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, देन हाई इंटरेस्ट रेट। द हाई इंटरेस्ट रेट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो 12 टू 30% रहता है और दैट्स नॉट अ ईजी वन। यानी हाई इंटरेस्ट रेट यानी एक तरीके से बोला जाए तो इकोनॉमी के लिए इनके पास जो जिनको ये दिया जा रहा है उनके पास अर्निंग के इतने ज़्यादा सोर्सेस नहीं रहते हैं। तो 12 टू 30% इंटरेस्ट रेट प्रॉफिटेबिलिटी को उनको कम कर देता है, जिसके कारण एनपीए के होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि रिस्क टू नॉट टू गेट बैक मनी वो कंपैरेटिवली हाई हो जाता है। देन रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई है। रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन मीन्स यानी कि कोई एक इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो सारे जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में उनको रेगुलेट कर रहा हो। कहीं पे आरबीआई कर रहा है, कहीं पे स्टेट कॉर्पोरेशंस कर रहे हैं, कहीं पे एनबीएफसीज़ के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे फिर एक कोलेटरल जो रेगुलेशन
फ्री है वो नहीं बन पा रही है और जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी कंपैरेटिवली रिड्यूस हो रही है। देन सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं? आप बोलोगे कि प्रॉफिट 12 टू 13% इंटरेस्ट है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही है? प्रॉफिटेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जो इंटरेस्ट है 12 टू 30% होने के कारण जो डिफ़ॉल्ट के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब डिफ़ॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर बहुत कम जो बोरोवर्स हैं वो पैसा वापस करते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, जिस कारण से उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी कम हो जाती है। इसलिए इसको ये जो है इसे रिड्यूस करने की है ज़रूरत है, लेकिन दिक्कत ये है क्योंकि ये कोलेटरल फ्री होता है, इसलिए 12 टू 30% इंटरेस्ट रेट ये रखा जाता है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है, ओके? कि जिससे यहाँ पे अगर वो इंटरेस्ट आपको पे नहीं कर रहा है, तो आप उसकी कोई चीज़ या कोई आप ज़मीन या जायदाद को ज़ब्त कर सको, ओके? देन एक्सटर्नल शॉक एकदम से अगर कहीं पे यानी एक्सटर्नल शॉक के कारण कुछ भी हुआ कि अगर कोई भी एनबीएफसीज़ कोलैप्स हो जाता है, तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे नेगेटिव रोल प्ले हो जाता है, ओके? उन पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन हो जाती है और एज़ पर द रिपोर्ट जो एनपीए था फाइनेंशियल ईयर 24 में वो 2.8% था माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इनसाइड में। अब वो उसे फाइनेंशियल ईयर 25 में बोला जा रहा है कि वो अराउंड 4.5% यानी कि इट्स अ क्वाइट हाई यानी कि आप बोलो 1.7% का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है। ओके, तो ये एक चैलेंजिंग है। इसका सॉल्यूशन क्या है? ओके, सो चैलेंज सॉल्यूशन से पहले ये देखते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने शुरू किया था एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो इतने अच्छे से चल रहा था, उसमें ये किया इसको प्रोडक्शन बेस्ड कर दिया, कि अगर आप प्रोडक्शन रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तभी हम आपको ये एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज़ किसी और चीज़ के लिए। दैट्स अ नाइस वन कि आप एटलीस्ट कोई तो प्रोडक्शन लॉस हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ से जुड़िए। फिर गवर्नमेंट ने पीएम मुद्रा योजना है, उसके थ्रू कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया और उसमें भी पिछले साल पिछले साल से पहले ये जो अमाउंट था वो 10 लैक्स था। अब इस अमाउंट को बढ़ाकर 20 लैक्स कर दिया गया है। तो दैट्स द ह्यूज एनहांसमेंट कि आपके पास कोलेटरल की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, ओके मुद्रा लोन। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप प्रोडक्शन या एंटरप्रेन्योरशिप में जाइए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये बात अलग है कि आप फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आरबीआई ने प्रॉपर फ्रेमवर्क डिफाइन करके माइक्रो फाइनेंस के लोन और कैप पेमेंट, रीपेमेंट जो है उसको किस तरीके से करना है, रेगुलेशन को और भी ज़्यादा रिफाइन किया हुआ है। इसने चीज़ों को और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक करने में की रोल प्ले किया हुआ है। उसके बाद नाबार्ड का जो रीफाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोग्राम है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने भी इनकी ग्रोथ में भी पॉजिटिव रोल प्ले किया हुआ है। उसके साथ-साथ कुछ अदर रिकमेंडेशन है जिन पे वर्क किए जाने की ज़रूरत है। पहला है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। कि एक कैप लीडर होना चाहिए कि मल्टीपल नहीं होना चाहिए। आपको एक लीडर डिफाइन करना चाहिए कि आप एक उसमें कि आप जो कैप लेंडर्स हैं, आप केवल 2 या 3 से ज़्यादा लेंडर्स से ले नहीं सकते। एक पर्सन अगर आपका लोन लेने जाएगा, ओके, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो मैक्सिमम 3 माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है और उसके लिए एक सेंट्रलाइज़्ड डाटा क्रिएट किया जाना चाहिए। ओके, देन टेक ओरिएंटेड इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए, एआई और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों को किया जाना चाहिए ताकि हम ये देख सकें कि रिस्क कितना है, रिस्क बढ़ रहा है इस एरियाज़ में, जैसे हमने क्लाइमेट चेंज वाले एरियाज़ में कंटिन्यूअसली लोन दे रहे हैं, तो कहीं वहाँ पे माइक्रो फाइनेंशियल लोन देने से कहीं रिस्क बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, किस एरियाज़ में रिस्क कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यानी वहाँ के बोरोवर्स हमें पैसे नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं। इस पे हमें वर्क करने की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए एआई और मशीन लर्निंग बहुत ही ज़्यादा की रोल प्ले कर सकते हैं। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन यानी एक ही माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सारे सेक्टर्स में अ, लोन देने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। हेल्थ के लिए अलग होना चाहिए, सैनिटेशन के लिए अलग दीजिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए अलग माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाइए, दैट्स मच बेटर। यानी हर एक सेक्टर के लिए एक अलग माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो आपके पास डाटा की अवेलेबिलिटी ईज़िली हो जाएगी, डाटा के साथ-साथ आपके पास उनको कंट्रोल करना ईज़ी हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। ओके, देन फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना है, लोगों को ग्राउंड लेवल पे आपको ये बताना है कि आप किस तरीके से अपने जो आपको जो क्रेडिट मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेनिफिट्स में, ओके। अपनी जो प्रोडक्शन में और किस तरीके से और वाइज़ली उससे आप बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं, ओके। देन रीज़न बेस्ड प्रैक्टिस यानी किस रीज़न में किस चीज़ को अप्लाई किया जाए, यानी या ये है कि टॉप
डाउन अप्रोच को नहीं करना है। ऊपर से एक जैसे सिस्टमैटिक यानी सब पे सिमिलरिटी वाले आपको यानी जो मॉडल है उसको यूटिलाइज़ ना करके जो बेस्ट मॉडल चल रहे हैं, जैसे कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ही ट्रेमेंडस रोल प्ले किया है। तो वहाँ के जो मॉडल्स हैं, उसको रेप्लिकेट करके अदर एरियाज़ में उनकी कंडीशंस के हिसाब से चेंज करके इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ओके, सो that's the from to the micro financial side. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.